हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एग्री विद कीवर्ड्स यूट्यूब चैनल्स। आज हम बात करने वाले स्टूडेंट्स उदाहरण विज्ञान जो भी पेपर आया था 2021 का, जो भी पेपर था 2021 यानी प्रीवियस पेपर जो भी था उसके में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उससे संबंधित हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, तो उदाहरण विज्ञान ये क्वेश्चन है, पेपर है 2021 का है। और उससे इसके बाद भी हम 2-3 क्वेश्चन पेपर और डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको अभी क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस की जा रही है ताकि आप लोगों को इसमें एग्जाम में क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में यही आता है, हॉर्टिकल्चर को परिभाषित कीजिए। हॉर्टिकल्चर का क्या महत्व है, हॉर्टिकल्चर का क्या स्कोप है और हॉर्टिकल्चर की क्या ब्रांच है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। हो सकता है ये आपके पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन बन जाए या तीसरा क्वेश्चन बन जाए। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले है उदाहरण विज्ञान क्या है, यानी कि उदाहरण विज्ञान से आप क्या समझते हैं और इसका क्या महत्व है और भविष्य में इसके संभावना क्या है। देखो स्टूडेंट, हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन को अगर मैं डिस्कस करूँ तो हॉर्टिकल्चर क्या है। हॉर्टिकल्चर किसी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फल फूल सब्जी की खेती का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उद्यान विज्ञान कहते हैं। उद्यान विज्ञान लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है होटस, होटस का मतलब होता है गार्डन, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। अगर गार्डन में हम किसी भी प्रकार का कल्टीवेशन करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अगर गार्डन में अगर हम फूल को उगाते हैं तब भी हॉर्टिकल्चर कहलाता है। सब्जियों को उगाते हैं तो ये सब मतलब जो है कल्टीवेशन जो होता है वो हमारे लिए हॉर्टिकल्चर है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो हिंदी में है। और अब इंग्लिश की बात करें तो हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप कल्टीवेशन इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। ओके, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अब बात आती है कि हॉर्टिकल्चर की ब्रांच क्या है, हॉर्टिकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है, इसके इसके बारे में हम चलते हैं आपको लेके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर है, यहाँ पर ऊपर लिखा है ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर को अभी डेफिनेशन मैंने आपको डिस्कस किया। हॉर्टिकल्चर इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच स्टडी ऑफ fruits, vegetables, floriculture, flower crops cultivation also is known as हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन मैंने बता दी। इसकी अगर ब्रांच की बात करें स्टूडेंट, ब्रांच कौन कौन सी होती है। ब्रांच की बात करें तो पोमोलॉजी होती है। पहला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है पोनम, दूसरा है लॉजी। पोनम का मतलब होता है फ्रूट्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स की अगर बात करें तो हमारे लिए वो क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा दोनों का शब्द पोमोलॉजी है कि हाँ बिल्कुल, जो पोमोलॉजी होती है, पोमोलॉजी दोनों शब्दों से मिलकर बनी होती है, यानी कि दो लैंग्वेज है, एक लैटिन लैंग्वेज है और एक ग्रीक लैंग्वेज है। इसका ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा आपका है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर भी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ओलरीज का मतलब होता है आपका वेजिटेबल्स और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। जब सब्जियों की खेती स्टूडेंट्स हम करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ओलेरिकल्चर कहते हैं। कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स क्या कहलाता है, ओलेरिकल्चर कहलाता है। उसके बाद आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला है फ्लोरस, दूसरा है कल्टीवेशन, यानी कि फूलों की खेती को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप की बात करें तो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप्स, यानी सॉरी प्लांटेशन क्रॉप की बात करें तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप लाइक कोकोनट जैसे होते हैं, कॉफी होते हैं, रबर होता है, ये हमारे रोपण फसली कहलाती है, यानी कि हमारे लिए प्लांटेशन क्रॉप कहलाती है। ठीक है, ये ब्रांच है मेजर, ये मेजर ब्रांच है स्टूडेंट्स, ये मेजर ब्रांच है। एक और होती है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट हम करते हैं जैसे कि मान लो आपने क्या किया, आपने टमाटर को ग्रो किया। टमाटर को ग्रो करने के बाद उसका जो केचप बनता है, ठीक है, टमाटर का जो केचप वगैरह जो बनता है वो हमारा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के बाद होता है, यानी कि कटने के यानी कि कटाई के उपरांत जो भी आप काम करते हो, चाहे वो आपका फ्लोरिकल्चर में ऑयल का एक्सट्रैक्शन होता है। जैसे आपने गुलाब का तेल देखा होगा तो पहले गुलाब की खेती की गई, उसको हार्वेस्ट किया गया, उसके बाद ही तो उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्शन किया गया, यानी कि ऑयल को निकाला गया। तो वो हमारे लिए पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कहलाता है। जैसे आपका आम का अचार होता है। आम का अचार कब बना, जब आपने आम को उगाया होगा,
आम को ग्रो करने के बाद हार्वेस्ट कटाई के बाद, यानी कि जब वो मैच्योर हो गया होगा, उस मैच्योर होने के बाद उसको क्या किया आपने, पिकल्स बना दिए, यानी कि अचार में कन्वर्ट कर दिया। वो सब टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्या कहलाती है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो ये मेन ब्रांच है। उसके बाद कुछ अलग अलग ब्रांच इन्होंने डिस्कस की हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। स्पाइसेस क्रॉप का मतलब होता है मसाले वाली फसलें, यानी कि कल्टीवेशन ऑफ लाइक द कार्डिमोम, पेपर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो भी होती है, ये मसाले वाली फसलों का अध्ययन किया जाता है। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स क्या होती हैं, जिसके अंदर मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप का अध्ययन किया जाता है। मेडिसिनल की अगर मैं बात करूँ, जैसे एलोवेरा है, एलोवेरा की बात करें, अश्वगंधा के बारे में आपने सुना होगा, अश्वगंधा है, ठीक है, इसबगोल है, ये सारी की सारी मेडिसिनल क्रॉप होती है। एरोमेटिक फसलें में होती है जिससे जो आपको एरोमा देती है, जैसे आपका चांदनी है, गुलाब, जैसे आपने जैस्मिन का नाम सुना होगा, जैस्मिन, तो ये सारे के सारे आपके लिए एरोमेटिक क्रॉप्स होती है। उसके बाद स्टूडेंट पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये मैंने अभी बताया है आपको। डील विद द पोस्ट हार्वेस्ट, हैंडलिंग, गार्डनिंग, पैकिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग, ये सब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंतर्गत आती है। जैसे कि मान लो आपको पैकिंग करना है, आपको स्टोरेज करना है, आपको ग्रेडिंग करना है। ग्रेडिंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को उसकी क्वालिटी के आधार पर क्या करते हैं, उसको चूज करते हैं, अलग कर देते हैं, तो वो ग्रेडिंग कहलाता है। उसके बाद आती है प्लांट प्रोपेगेशन। प्लांट प्रोपेगेशन इम्पोर्टेंस होता है। प्लांट प्रोपेगेशन का मतलब होता है देखो, प्लांट प्रोपेगेशन का मतलब होता है कि आप एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या किया जाता है, एक प्लांट से मल्टीपल प्लांट को प्रोड्यूस किया जाता है। एक प्लांट से मल्टीपल प्लांट को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, प्लांट प्रोपेगेशन कहलाता है। ठीक है, जब एक पौधे से अनेक पौधे तैयार किए जाते हैं या पैदा किए जाते हैं, उस विधि को हम प्लांट प्रोपेगेशन कहते हैं। ये दो तरीके से होता है स्टूडेंट, एक सेक्सुअल प्रोपेगेशन होता है और ये सेक्सुअल प्रोपेगेशन होता है। सेक्सुअल प्रोपेगेशन में हम क्या करते हैं, जब हम किसी सीड्स के द्वारा प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो वो हमारे लिए सेक्सुअल प्रोपेगेशन कहलाता है। जब किसी प्लांट्स को किसी स्टम से, किसी रूट से प्रोड्यूस किए जाते हैं तो हमारे उसे हम क्या बोलते हैं, ये सेक्सुअल प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। फ्रूट्स क्रॉप कौन कौन सी होती है, सब जानते हैं। फ्रूट्स क्रॉप के नाम कौन कौन से हैं, मैंगो, बनाना, सिट्रस, पपैया, गवावा, ये सारे के सारे आपके लिए फ्रूट्स क्रॉप होती है। वेजिटेबल्स क्रॉप कौन कौन सी होती है, जितने भी ऑनियन है, कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, सब्जियां जितनी भी है, चाहे वो वाटरमेलन हो, कैरेट है, रेडिस है, कुकम्बर है, सारे के सारे वेजिटेबल्स में आते हैं स्टूडेंट। फ्लावर्स कौन से होते हैं, जो फूल वाली फसलें होती हैं, जो भी, जैसे आपने गैलोडियस का नाम सुना होगा, आपने गुलाब का नाम सुना होगा, आपने जरबेरा का नाम सुना होगा, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, सिर्फ फ्लावर्स है। प्लांटेशन क्रॉप जैसे अभी मैंने बताया, केरल कर्नाटक में ज़्यादा होते हैं, जैसे कॉफ़ी है, आपका काजू है, टी है, चाय है, रबर है, ये सब आते हैं। मेडिसिनल एरोमेटिक मैंने डिस्कस किया, ये आपका ब्रांच हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद इम्पोर्टेंस में क्या करना था स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंस की बात करें तो इम्पोर्टेंस इसमें आपका, जैसे कि आपका जनरेट इनकम जनरेट्स, आप लिख सकते हो, इनकम जनरेशन हेडिंग में डाल सकते थे। उसके बाद आप डाल सकते हैं डेवलप इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं आप लोग इसमें। उसके बाद आप डाल सकते हैं कि भाई इसमें रिलीजियस एंड कुछ मैं डिस्कस कर देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, कहाँ पर थी हम देखते हैं। तो ये यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये तो चीज़ें आपको पता ही हो गई, ब्रांच डिस्कस होती है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंपॉर्टेंस वेजिटेबल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंस हैं, क्योंकि वेजिटेबल्स से हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स वगैरह मिलते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस हैं। फ्रूट्स से हमें भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह मिल जाते हैं। ये सब हम इस तरह आपको डिस्कस करना था, यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स के बारे में डिस्कस करना था। उसके बाद इसके फ्लोरिकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, फ्लोरिकल्चर का इंपॉर्टेंस मतलब हॉर्टिकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, हॉर्टिकल्चर्स क्या होता है, अगर आपने कोई गार्डन से नर्सरी डेवलप करती है तो इसमें क्या होगा, पैसा जनरेट होगा। अगर किसी के पास लैंड नहीं, भूमि नहीं है, तो उससे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप रूफ गार्डनिंग कर सकते हो, छत पर खेती कर सकते हो। तो इस तरह की इंपॉर्टेंस मैंने आपको क्लास में भी बताया है, वो आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंस बतानी थी। आप डालेंगे तो फंडामेंटल, अभी मैं चलो दिखाता हूँ आपको एक बार। इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर में आप इस तरह लिख सकते हैं, इनकम जनरेट किया जा सकता है। देख लें, मोर मनी कैन बी द इन सेलिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स, मगर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को आप बेच के क्या कर सकते हो, इनकम जनरेट कर सकते हो, पैसा मिलता है आप लोगों को। आप हेडिंग डाल सकते हैं इनकम जनरेशन में।
दूसरा आप डाल सकते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेट का मतलब मान लो जब आप हॉर्टिकल्चर का काम करेंगे तो आपको वर्कर की रिक्वायर होगी, और जब वर्करों की रिक्वायर होगी तो रिक्वायरमेंट होगी तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्री डेवलप करने का काम करते हैं। मान लो अगर आपको कोई इंडस्ट्री बनानी है, चिप्स की फैक्ट्री बनानी है, चिप्स वगैरह बनाना है, तो उसके लिए आपको पोटैटो की आवश्यकता पड़ेगी। तो वहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं आप लोग, फैक्ट्री का बना सकते हो, ठीक है, और उसको बेच सकते हो मार्केट में। रिलीजियस एंड सैक्रेड वैल्यू है, जैसे कुछ बहुत सारे पेड़ की पत्तियां होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जो हमारे धार्मिक अवस्था मतलब आस्था से जुड़े होते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना था। रिलीजियस एंड सैक्रेड वैल्यू ये हेडिंग है, आप इनके अंदर लिखा भी है, आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें लिखी हुई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फूड वैल्यू है, फूड वैल्यू क्या है, मान लो आपको वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, उनसे आपको वो फूड, उससे आपको क्या मिलता है, फैट मिलती है, प्रोटीन मिलती है, बहुत सारे अगर आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमें मिलते हैं, जैसे मिर्च खाने से हमें विटामिन सी मिलती है। तो इसी तरह बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो जो आपके प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो हमको उससे मिल जाते हैं। इस तरह का बताना था। न्यूट्रिशन वैल्यू है, न्यूट्रिशन वैल्यू में कहा गया है कि मेडिसिनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ICMR कहता है कि आपको 120 ग्राम वेजिटेबल्स, 120 ग्राम फ्रूट्स खाने चाहिए, 280 ग्राम वेजिटेबल्स खानी चाहिए एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर रिकमेंड किया गया है कि अगर आप 120 ग्राम आपको फ्रूट्स डेली का लेना चाहिए, और 280 ग्राम आपको वेजिटेबल्स डेली लेनी चाहिए। ये रिकमेंड की गई है किसके द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, ताकि आपके अंदर क्या हो सके, आपके अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना हो। ये सब आपको लिखना होता है स्टूडेंट, ठीक है। हेडिंग आप डाल सकते थे एस्थेटिक वैल्यू है। एस्थेटिक वैल्यू मतलब बहुत सारे राजा हुए जिन्होंने जो जिनके सिंबल्स हैं, जैसे अशोक का प्लांट आपने सुना होगा, तो अशोक का एक किंग था। अशोका की अगर बात करें तो अशोका का जो प्लांट है वो उसके नाम पे रखा गया है, अशोका। तो ये कुछ लोगों की ये एस्थेटिक वैल्यू थी, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप, अगर आप लार्ज स्केल पर अगर आप वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को या फ्लावर्स को ग्रो करते हैं तो उसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये था फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर में डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, स्कोप के बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। बाकी अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। ओके, तो स्टूडेंट पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पर आती है, यहाँ पर देख लीजिए आप, प्रूनिंग और ट्रेनिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रूनिंग और ट्रेनिंग। प्रूनिंग और ट्रेनिंग में क्या अंतर होता है। देखो, प्रूनिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस, अगर मैं लिटरली डिफरेंस की बात करूँ तो जो प्रूनिंग होती है या ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम प्लांट को कट करते हैं उसको एक शेप देने के लिए, एक आकार देने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग बोलते हैं। और जब प्लीज किसी प्लांट के किसी हिस्से को, जब हम डेड हिस्से को, स्पोर्ट्स को, यानी कि पौधे के किसी मृत भाग को आप काटते हो, अलग करते हो, तो वो हमारे लिए प्रूनिंग कहलाता है, ठीक है। कटाई और छटाई में यही, ये कर्तन या सदाई में मतलब होता है सदाई करना, यानी कि शेप देना। जब पौधे के अंदर आपने देखा होगा टोपैरी बना हुआ, हाथी घोड़ा हाथी बना देते हैं गार्डन्स में, लॉन के अंदर, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, वो हमारे लिए आपका एक ट्रेनिंग हो गया, ठीक है। वैसे उसे टोपैरी बोलते हैं, टोपैरी कहा जाता है जब किसी प्लांट्स को एक बर्ड्स का आकार दे देते हैं, एनिमल्स का आकार दे देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोपैरी बोलते हैं। बट ट्रेनिंग का मतलब होता है कि किसी प्लांट को अपने एक कोई शेप दे दे, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा टोकरी की तरह का प्लांट्स बना देते हैं लोग, तो वो हमारे लिए ट्रेनिंग कहलाता है। और प्रूनिंग का मतलब होता है कटाई करना, यानी कि प्लांट के किसी हिस्से को आपने क्या किया, कट किया। हो सकता है कि वो प्लांट का स्टम सूख रहा है, हो सकता है कि वो एक डेड स्पॉट बन गया है, वहां से आप उसको कट कर दोगे, स्कैटियर से कट कर दोगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रूनिंग हो जाएगा। ये बहुत सारे प्रकार होते हैं, ट्रेनिंग के प्रकार होते हैं, जैसे आपका ओपन सेंटर लीडिंग सिस्टम होता है, मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम होता है, ठीक है, जैसे हेडिंग बैक होता है, हेडिंग आउट होता है। चलो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये आपका ट्रेनिंग के सिस्टम्स के प्रकार है। नंबर एक सेंटर लीडर सिस्टम होता है, दूसरा ओपन सेंटर सिस्टम होता है, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम होता है, हेडिंग बैक होता है, थिनिंग आउट होता है, रिगिंग होता है और नोचिंग होता है। ये सारे के सारे मेथड्स जो होते हैं आपको ट्रेनिंग सिस्टम में लिखनी थी।
ट्रेनिंग सिस्टम, सेंट्रल लीडर सिस्टम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सेंट्रल लीडर सिस्टम का मतलब होता है जब कोई प्लांट्स एक सेंटर की तरह होता है। मान लो ये प्लांट्स हैं और इस तरह अगर आपको दिख रहा है तो ये हमारे लिए क्या हो गया? सेंट्रल लीडर सिस्टम होता है। ओपन सेंटर क्या होता है? ओपन सेंटर का मतलब होता है जब कोई इस तरह का प्लांट्स आपने देखा होगा दो हिस्सों में, एक स्टेम ये रही यहाँ पर, ये एक तो ये रही और एक ये इस तरह, यानी कि ओपन है भाई। ओपन मतलब उसको हाथ खोले हुए हैं, तो बस दो ब्रांच में जब वो, और उसके बाद यहाँ पर इनकी स्टम्प्स क्या होती हैं? डिवाइडेड होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ओपन सेंट्रल लीडर सिस्टम बोलते हैं। और मॉडिफाइड लीडर सिस्टम क्या होता है? मॉडिफाइड लीडर सिस्टम में क्या होता है कि मान लो जो प्लांट्स होता है उसकी ब्रांच जो होती है फैली होती है, उसको मॉडिफाई करके बनाया गया है, यानी कि उसके बाद होता है हेडिंग बैक और थिनिंग आउट। हेडिंग बैक का मतलब होता है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग इसे आराम से देख सके, समझ सके। देखो स्टूडेंट, ये डेफिनेशन है आपकी, ट्रेनिंग लिखा है, ट्रेनिंग की डेफिनेशन है। अगर आप चाहते हो तो इट्स में द डेवलप टू डिजायरेबल शेप ऑफ द ट्री विद द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव बाय द कंट्रोलिंग द हैबिट ऑफ द ग्रोथ। अगर आप किसी प्लांट्स के एक डिजायरेबल शेप देना चाहते हैं कि इच्छा के अनुसार आप शेप देना चाहते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका आता है आपका ट्रेनिंग सिस्टम्स ये होते हैं। देखो आप, कॉमन फ्रूट ट्रेनिंग सिस्टम्स, ये देखो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम आप देख सकते हो। इसमें अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने अभी जो बताया है सेंट्रल लीडर सिस्टम में, ये सारा का सारा आपके सामने जो लिखा है, ये तीन चीज़ें मैंने बताई। ये ओपन लीडर सिस्टम मैंने बताया, सेंटर बताया, और आपके उसके बाद आपका मॉडिफाई सेंटर सिस्टम बताया। अगर आप इनमें डिफरेंस समझोगे स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पर किस तरह से भी प्लांट्स हैं, ये ओपन हुआ है, बिल्कुल ओपन है, और ये आपका मॉडिफाई है, और ये बिल्कुल सीधा है। इस प्लांट्स में उस प्लांट्स में डिफरेंस देखा जा सकता है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या है, ये बिल्कुल सीधे हुए हैं, यानी कि सीधे, इसलिए इसको सेंटर बोल देते हैं। इसी को सेंटर को मॉडिफाई करने के बाद उसको बोला जाता है मॉडिफाई सेंटर सिस्टम। ओपन सेंटर सिस्टम का मतलब होता है जो ओपन वेज होते हैं, यानी कि जो खुले हुए होते हैं। ठीक है, जिनकी सिस्टम्स जो होती है ओपनली होती हैं, खुली हुई होती हैं, उसे हम ओपन वे सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आप ये डेफिनेशन में यहाँ पर लिख सकते हैं। ये सब इसके एडवांटेज हैं। ओपन लीडर सिस्टम क्या होता है? मेन ट्रंक एक्सटेंड फ्रॉम द सोयल सरफेस ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, जो मेन ट्रंक क्या होती है? देखो ट्रंक किसे बोलते हैं? ट्रंक होता है ये वाला पोर्शन जो होता है ट्रंक कहलाता है। ठीक है, ये ऊपर का जो पोर्शन होता है इसे क्राउन बोलते हैं, क्राउन। ये जो पेड़ होता है, पेड़ के जो ये सब का, ये सारा का सारा क्या कहलाता है स्टूडेंट? क्राउन कहलाता है। ठीक है, और ये जो आपका होता है इसे बोलते हैं आपका ट्रंक। ठीक है, आप चाहे तो इसको डेफिनेशन को पढ़ लेना, बस मुझे आपको ये बताना था कि इनमें डिफरेंस देख लीजिए आप। ठीक है, ये सब चीजें हैं। ओपन भी मैंने आपको डिस्कस किया है, तो मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। अब आप क्या आती है? प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या होती है? प्रूनिंग में बी द डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ द कटिंग अवे ऑफ द पोर्शन ऑफ द प्लांट्स इंप्रूव द शेप टू द इन्फ्लुएंस इट ग्रोथ। प्रूनिंग मतलब क्या होती है स्टूडेंट्स? प्रूनिंग एक आर्ट है, एक साइंस है, एक कला है, जिसमें क्या किया जाता है? कटिंग किया जाता है, प्लांट को कटिंग करना। ठीक है, इंप्रूव करना उसकी शेप को, तो उसे हम प्रूनिंग कहते हैं। बट इसमें किसी प्रकार का कोई शेप मेकिंग नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। ट्रेनिंग में प्लांट को एक शेप दिया जाता है, जबकि प्रूनिंग में किसी प्लांट को कोई शेप नहीं दिया जाता, उसको कट किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये सब कहलाता है प्रूनिंग। ठीक है, प्रूनिंग के कुछ प्रकार हैं, प्रूनिंग के कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपको टाइप ऑफ प्रूनिंग, जैसे आपका हेडिंग बैक है, हेडिंग बैक और थिनिंग आउट है, दो होता है। देखिए इधर देखिए आप, फिगर 3 बेसिक प्रूनिंग कट्स, ये देखिए आप, इसमें देखिए थिनिंग आउट्स में इसमें क्या किया जाता है? छटाई की जाती है। मान लो इसमें स्टम्प्स हैं, ये स्टम्प्स हैं, और इसमें एक दो, आप देख सकते हैं एक दो ये स्टम्प्स हैं। अगर आपने इसको कट करने के बाद इस तरह की इसको शेप दे दी, तो ये लिए हमारे लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट? थिनिंग आउट हो जाएगा। और हेडिंग बैक का मतलब होता है इनमें से कट करना, ये है जहाँ पर निशान लगे हैं, अगर आपने इनको कट कर दिया, इसको क्या प्रोसेस कह लेते हैं? इसको कहते हैं हेडिंग बैक। और जब प्रोसेस होने के बाद, यानी कि कट होने के बाद, अगर आपने इस तरह का कट करते हैं, यानी कि प्लांट आपके सामने इस तरह का आता है, तो वो उसे थिनिंग बोलते हैं। थिनिंग का मतलब होता है छटाई करना, उसमें से कट करना, एक्स्ट्रा जो स्टम्स होती हैं, जो एक्स्ट्रा लीव्स वगैरह होती है, उसको क्या करना होता है स्टूडेंट्स? उसको थिनिंग आउट करना, यानी कि उसको कट करना। आप देख सकते हो ऐसे भी फिगर में। हेडिंग बैक, रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ द सूट ब्रांच, जो सूट ब्रांच होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको रिमूव करते हैं टर्मिनल्स, या फिर हम उसकी टर्मिनल्स बर्ड्स को रिमूव करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेडिंग बैक बोलते हैं। ध्यान रखना, रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ ए पार्ट ऑफ सूट, मतलब आप
कि जो एक रिमूव करना, किसको रिमूव करना, सूट को रिमूव करना या फिर किसी ब्रांच को रिमूव करना, जो उसकी टर्मिनल वर्ड्स होती हैं उसको आप कट कर देते हैं तो उसको हम हेडिंग बैक के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस, वीक या लॉस्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ये सब चीजें इसमें आप कह सकते हो, बट ज्यादा आपको डिस्कस नहीं करना है। जो हेडिंग में आपको बता रहा हूँ उस पर फोकस करना है। हेडिंग बैक का मतलब होता है, देख लीजिए आप, ये क्या कर रहा है, ये सब, ये जो क्या कर रहा है, ये स्कैटियर है, इस कैटियर से इसको कट कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, हेडिंग बैक बोलते हैं। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये सूट ब्रांच जो है, इसकी जो सूट ब्रांच है, ये सूट्स जो है उसको क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। इसको हम करना ही क्या कहलाते हैं। आपने सपोज दैट आपने ये चीज देखी होगी, मुझे लगता है कि आप लोगों ने इस तरह का कहीं ना कहीं कटाई किसी को देखा होगा। और थिनिंग का मतलब होता है कि पूरी की पूरी प्लांट्स को, इंटायर सूट को, वहां पर तो मान लो तीन, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर एक एक को रिमूव कर दिए, यहाँ पर एक एक को, केवल एक, इसमें यहाँ पर एक दो तीन चार है, उनमें से एक को आपने रिमूव कर दिया तो आपके लिए हेडिंग बैक हो गया। अगर आपने पूरी कोई सूट को खत्म कर दिया, आप देख लीजिए, फिगर्स नीचे होंगे, फिगर्स आप देख लीजिए, इस तरह करना, इस तरह आपने देखे होंगे, पूरी स्टम्प्स को कट कर देते हैं पूरी पूरी को, तो उसे क्या बोलते हैं, थिनिंग आउट बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे। ये बिफोर द प्रूनिंग एंड आफ्टर द प्रूनिंग प्रोसेस है, ये देख लीजिए, ये पहले है और इसके बाद ये प्रूनिंग है, इस तरह से, तो आप इसे भी कह सकते हो। यहाँ से स्टूडेंट क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको डिस्कस कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या उद्देश्य है, ट्रेनिंग पुनिंग क्यों किए जाते हैं। जैसे आपने देखो, आपने सुना होगा कि भाई सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, एनुअल फ्लावर्स फॉर्मेशन के लिए, डेवलपमेंट ट्री के लिए। तो हो सकता है कि मान लो एक बार आपके प्लांट्स में प्रूनिंग अगर आपने नहीं की है, बहुत दिन हो गए, तो उससे क्या होता है कि उसमें जो जो बैलेंस होता है, न्यूट्रिएंट्स का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। तो समय समय पर प्रूनिंग आपको करना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो प्लांट है वो अनफ्रूटफुलनेस की कंडीशन में न जाए। अनफ्रूटफुलनेस कंडीशन क्या होता है, अनफ्रूटफुलनेस एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर प्लांट्स फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अनफ्रूटफुलनेस कंडीशन बोल सकते हैं। तो ये हो सकता है कि प्रूनिंग की वजह से हो जाए, ट्रेनिंग की वजह से हो जाए, या कि अगर आप प्रूनिंग या ट्रेनिंग नहीं करते हो प्लांट्स के अंदर, तो ये प्रोसेस आपको देखने की को आ सकती है, प्रॉब्लम आपके सामने फेसेस हो सकती है, फेसेस आपको करना पड़ सकता है। अब देख लीजिए, दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर, बाग लगाने की कौन सी विधि है। ठीक है, तो हम बाग लगाने की विधि के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें लिखा है ऑर्चर्ड इस्टेब्लिश्ड। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। इस्टेब्लिश ऑर्चर्ड क्या है, ऑर्चर्ड कल्टीवेशन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस्टेब्लिश ऑफ ऑर्चर्ड क्या है। इस्टेब्लिश ऑफ ऑर्चर्ड का मतलब होता है कि हम ऐसा बाग लगाएं जो लॉन्ग टर्म तक हमें क्या करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म तक आपको क्या कर सकते हैं, ऑर्चर्ड इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी बना दिया, नहीं, उसे आपने बाग देखा होगा काफी लंबे समय तक, उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होता रहता है। ठीक है, पैसा लगाना पड़ता है, बट ये है, आप देख सकते हैं ऑर्चर्ड्स लिस्ट में ही आप पढ़ सकते हैं सब चीजें, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। बट ये सब आपने देखा होगा, ये ऑर्चर्ड कहलाता है। अगर मैं बात करूं, कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स क्रॉप्स इज कॉल्ड ऑर्चर्ड। यानी कि जब हम फलों की खेती करते हैं या ओनली कल्टीवेशन करते हैं किसका, फ्रूट्स का, तो पोमोलॉजी आ जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक फ्रूट्स की, मैं बाग की बात करता हूँ, एप्पल की बात करता हूँ, बनाना की अगर बात करूँ, तो वो हमारे लिए क्या है, ऑर्चर्ड कहलाता है। ठीक है, आपने इस तरह का देखा होगा, इस तरह बहुत सारे बाग आपने देखे होंगे, बाग गार्डन्स वगैरह, जिसमें फ्रूट्स वगैरह, केवल फ्रूट्स की खेती होती है, और उसमें भी स्पेसिफिक फ्रूट्स की, जैसे आपने आम का बाग, लीची का बाग, इस तरह का नाम सुना होगा, ये सब वही है। लोकेशन, सबसे पहले तो हमें लोकेशन देखना पड़ेगा। भाई आपको ऑर्चर्ड्स बनाना है, ऑर्चर्ड्स के प्रिंसिपल बताने हैं, तो आपको लोकेशन बताना पड़ेगा कि आप किस साइड पर क्या करने हो, ऑर्चर्ड बना रहे हो, किस साइड पर आपको क्या, किस साइड, एक साइड होनी चाहिए, मतलब एक सही जगह पर आपको करना चाहिए, और ये मेथड्स आपको अपनाने चाहिए। प्रॉपर वहाँ पर सिलेक्शन आपने होना चाहिए, लोकेशन वहाँ पर सही होनी चाहिए, ग्रीन हाउस वगैरह, ये विल गेट द बेनिफिट्स आप लगा सकते हैं। शुड बी द मार्केट क्लोज टू द एरिया। ऐसे प्लांट ऐसी एरिया में लगाइए जहाँ पर जो मार्केट के आसपास आपका हो। ऐसा नहीं कि आपको बेचने के लिए आपको दूर जाना पड़े, नहीं, जब आपका ऑर्चर्ड यानी कि आपका बाग मार्केट के पास होना चाहिए, ताकि आप अपने फ्रूट्स को वहाँ पर सेल कर सको। ठीक है, क्लाइमेट सुटेबल होनी चाहिए वहाँ की, जो फ्रूट्स वगैरह हैं जो आप ग्रो कर रहे हो, उस जो यानी कि उस ऑर्चर्ड में जो भी फ्रूट्स आप ग्रो कर रहे हो वो क्लाइमेट के लिए सुटेबल होना चाहिए।
वहाँ पर एडुकेट वाटर सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है, राउंड द ईयर ऑफ, पूरे साल पानी की सुविधा होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर देखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। ये आपके प्रिंसिपल्स है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्चर्ड्स की अगर आप बात करें तो आप ये सब प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, यहाँ से ही पूछा जाता है। सुटेबिलिटी ऑफ सोयल, भाई सोयल सुटेबल होना चाहिए ना, जब आप कोई वेजिटेबल फ्रूट्स लगा दे हो तो वो सुटेबल्स होना चाहिए। ये सब चीज़ें आप डिस्कस कर रहा हूँ, ये पढ़ लेना आराम से बैठ के। हम बात कर रहे हैं सब, ये सब प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स। ऑर्चर्ड्स, लिंग ऑफ ऑर्चर्ड्स, प्रॉब्लम मैक्सिमम नंबर 3, ये सब मेथड्स हैं। यहाँ पर आते हैं मेथड्स, ये सिस्टम आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रहा पहला है आपका स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम क्या होता है? वर्गाकार विधि। इस विधि में क्या होता है, प्लांट्स को कैसे लगाए जाते हैं, वर्ग में लगाए जाते हैं, और यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है वो स्टूडेंट सेम डिस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सेम डिस्टेंस होता है। अब देख लीजिए, ये रहा आपको प्लांट्स, ये इस तरह का, ये सब स्क्वायर सिस्टम्स में आता है वर्गाकार विधि। दूसरा आपका रेक्टेंगुलर सिस्टम्स, इसमें इस तरह के प्लांट्स को लगाया जाता है। इसकी दूरी देख लेना बस, ये दूरी मेन है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस देख लेना, यहाँ पर इस तरह की डिस्टेंस रखा जाता है, ये सब, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर सिस्टम है। उसके बाद है हेक्सागोनल्स मेथड, हेक्सागोनल मेथड्स हैं, ये हेक्सागोनल्स मेथड्स हैं आपके सामने इस तरह का। डायग्राम को फोकस कीजिएगा, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम और ये मेथड्स ये इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ से डायग्राम। उसके बाद होता है डायगोनल सिस्टम या क्यूनिक सिस्टम, इसके बारे में बता देता हूँ। डायगोनल सिस्टम या क्यूनिक सिस्टम्स में क्या होता है कि आप जो प्लांट्स लगाते हो, प्लांट्स कहाँ लगाए जाते हैं, देखो ये रहा प्लांट्स हैं, ये रहा प्लांट्स, ये सब जो गोल गोल दिखाए हुए हैं आपको, ये जो इसमें शो हो रहा है सारे के सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं, ठीक है। कंटूर सिस्टम्स में क्या होता है, कंटूर सिस्टम में आपने पहाड़ों की तरह देखा होगा, इस तरह होते हैं और यहाँ पर प्लांट्स को लगाया जाता है, ये आपका कंटूर सिस्टम्स होता है, ठीक है। ये तो हो गया। अब एक होता है फिलर सिस्टम। फिलर सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट्स, फिलर सिस्टम में मान लो इस तरह का आपके पास क्या है, फिलर सिस्टम में क्या होता है, मान लो इस तरह का आपके पास फील्ड है और यहाँ पर प्लांट्स लगाते हैं ऐसे, यहाँ भी प्लांट्स लगेगा, यहाँ भी प्लांट लगेगा, यहाँ भी प्लांट्स लगेगा और यहाँ भी, और इस जो स्पेस है इसके अंदर भी एक प्लांट लगाए जाते हैं जिसे हम फिलर सिस्टम कहते हैं। इसमें यहाँ पर मान लो यहाँ पर जो प्लांट्स लगाया जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर जो प्लांट लगाया जाएगा ये कम शॉर्ट ड्यूरेशन वाला प्लांट होगा, यानी कि कम अवधि वाला प्लांट्स होगा, और जो आपको क्या करेगा, आपको फ्रूट्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जो मेन फसल आपकी जो मेन फसल है उससे जल्दी आपको फ्रूट्स प्रोड्यूस करने का काम करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिलर सिस्टम्स बोलेंगे, ठीक है। ये पूरक विधि के नाम से भी जानते हैं इसको। तो ये डिस्कस करा है मैंने, पूरा डिस्कस हो चुका है इस क्वेश्चन को। आप इसमें नहीं कुछ बचे हैं, आप चाहे तो इसको और लेंथी बना सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि आपको इतना बड़ा बनाने की जरूरत है। यहाँ पर उनके गुण दोष भी बताने थे, मेरिट्स और डिमेरिट्स भी बतानी थी। मेरिट्स तो यही है स्टूडेंट कि जब आपको इनकम ज़्यादा मिल जाती है, आप कम एरिया में ज़्यादा प्लांट्स को लगा सकते हैं, इस तरह की मेरिट्स आपको देनी थी। और डिसमेरिट्स मेरिट्स क्या है कि आप ऐसी जगह पर मत लगाइए ऑर्चर्ड, ऐसी जगह पर मत प्लांटिंग कीजिए जहाँ पर वाटर की फैसिलिटी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, मार्केट पास नहीं है, आप उसको बेच नहीं सकते, दूध बेचना पड़ता है जिसमें आपको कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है। इस तरह की आपको वहाँ पर क्या देनी थी, डीमेरिट्स देनी थी, यानी कि वहाँ पर उसके दोष बताने थी। उसके बाद आता है क्वेश्चन आपका है ये मेथड्स ऑफ बडिंग, ठीक है। मेथड्स ऑफ बडिंग में यही है, वही है प्लांट प्रोपगेशन का पार्ट है कि बडिंग कितने प्रकार की होती है, टी बडिंग, ठीक है, रिंग बडिंग, पैच बडिंग, ये सब आपको वहाँ पर डिस्कस करना था। बडिंग जितनी भी अब मैंने आपको प्लांट प्रोपगेशन डेफिनेशन उस दिन बताई थी, यानी कि क्लास में भी मैंने डिस्कस किया है इसको, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट नहीं है, कहीं वो से देख रहा है, तो वो प्लांट प्रोपगेशन में जो बडिंग का पार्ट होता है उसको पढ़िएगा, ठीक है। पैच बडिंग होती है, रिंग बडिंग होती है, टी बडिंग होती है, ये सब आप बडिंग के पार्ट्स हैं, आप उनकी वीडियो को डिस्कस कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या करना था, शॉर्ट नोट है यहाँ पर लिखने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स की बात करेंगे, क्लाइमेटिक फ्रूट्स की बात करेंगे, तो आप इसमें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर यहाँ तक आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पर बात हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहला जो क्वेश्चन है वो लिखा है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, यानी कि आपको क्लाइमेटिक के आधार पर डिफाइन करना है, क्लाइमेट के आधार पर नहीं करना है। क्लाइमेट अलग होता है, क्लाइमेटिक अलग होता है। देखो दो प्रकार का होता है क्लाइमेटिक, नंबर एक होता है आपका नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स और एक होता है आपका क्लाइमेटिक फ्रूट्स। ऐसे फ्रूट्स जिसको हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर कोई प्लांट्स हैं
अगर कोई प्लांट्स है, मैंगो का प्लांट्स है या किसी भी प्लांट्स का फ्रूट्स प्लांट्स है, अगर उसको हार्वेस्ट करने के बाद क्या कर सकते हो, उसको हार्वेस्ट मतलब तोड़ने के बाद, पिकिंग करने के बाद अगर आप उसको पका सकते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, क्लाइमेटिक फ्रूट कहलाता है। ओके, अगर हार्वेस्ट, अगर आपने कैन बी राइप आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ प्लांट्स या हार्वेस्ट ऑफ फ्रूट्स कैन बी राइप आफ्टर हार्वेस्ट ऑफ द फ्रूट्स। अगर हम किसी फ्रूट्स को पकाने के बाद यानी उसको हार्वेस्ट करने के बाद अगर उसको पका सकते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, क्लाइमेटिक फ्रूट्स होते हैं। जैसे आपका मैंगो है, मैंगो को आप हार्वेस्ट करने के बाद पका सकते हो, ठीक है। जैसे आपका आपको बनाना है, उसको भी पका सकते हैं। लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे होती है जो आपके क्या होती है कि आपके प्लांट्स उसी पे पकते हैं, यानी कि आपके प्लांट्स यानी मैंगो पे ही पड़ते हैं। अगर मान लो कोई फ्रूट्स प्लांट है तो उसी पे ही राइप होंगे। कहने की बात समझ में आई? यानी कि कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनको आप पका नहीं सकते, अगर आप आर्टिफिशियल तोड़ने के बाद उसको पका सकते हैं तो वो क्लाइमेटिक फ्रूट्स होते हैं। अगर इसको नहीं पकाया जा सकता वो नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये आपका सिट्रस है। सिट्रस जितने भी सिट्रस होते हैं, नींबू होते हैं, वे सारे के सारे प्लांट्स उसी पे पकते हैं। बेर है, जैसे कि बेर है, बेर है आपको जो सिट्रस है, नींबू है, आपका पेड़ पे ही पकेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स के अंदर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? और क्लाइमेटिक फ्रूट्स उसे कहते हैं जिसको आप पका सकते हो तोड़ने के बाद, जैसे मैंगो वगैरह। ये भी आपको बताना था वहां पर। माइक्रो इरिगेशन के बारे में बताना था। माइक्रो इरिगेशन मतलब ड्रिप इरिगेशन के बारे में आप स्टूडेंट बता सकते थे। बट ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, जब हम पानी को, जब वाटर को यानी वाटर सप्लाई को हम प्लांट्स के किसी रूट जोन में देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, माइक्रो इरिगेशन बोला जाता है। इसके लाभ बताने थे आपको, 2 लाभ होते हैं, 2 हानि बता देते। देखो होते हैं तो बहुत सारे। इसमें क्या होता है, फालतू जो वेस्ट जो वाटर होता है वो बचता है, पानी एक्स्ट्रा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, बहुत वाटर यूज इफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाती है। और आप इस तरह बता सकते थे तो कि आप ड्राई लैंड एरिया जो होता है, सूक्ष्म जो आपका जो सूक्ष्म एरिया होता है, यहाँ पर ड्राई यानी कि पानी की जहाँ पर डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, वहां पर आप इसको क्या कर सकते हैं, अपना सकते हो। बट इसके दोस्त थोड़े से ये है कि ये महंगा है, कॉस्टली है। हर आदमी ड्रिप इरिगेशन नहीं कर सकता, कॉस्टली है। हो सकता है आप इस तरह की कॉस्टली है। दूसरा इसमें जो एरिया जो होता है, एरिया की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। भाई आपको पाइप लगाना है, फैलाना है प्लांट, तो ये सब चीजों को आपको थोड़ा सा इसको डिस्कस करना था वहां पर। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आता है अनफ्रूटफुलनेस कंडीशन। अनफ्रूटफुलनेस के कारण कौन कौन से हैं? 2 कारण है, एक इंटरनल कारण होता है, एक एक्सटर्नल कारण होता है। पहले तो ये समझ लीजिए अनफ्रूटफुलनेस क्या होता है, अफलत क्या होता है। मैंने पढ़ा रखा है बट मेरी स्टूडेंट जो बाहर से हैं उनको मैं बता देता हूँ। अनफ्रूटफुलनेस क्या होता है? अनफ्रूटफुलनेस एक ऐसी कंडीशन होती है प्लांट्स के अंदर जब प्लांट्स क्या होता है, सुटेबल होता है क्लाइमेट, वो प्लांट उस क्लाइमेट के लिए सुटेबल है, बट वो किसी वजह से फ्रूट को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, फल नहीं दे पा रहा है। जब इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनफ्रूटफुलनेस कंडीशन बोलते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि एक साल तो फल आते हैं और दूसरे साल कम फल आते हैं पेड़ पे, और तीसरे साल नहीं आते हैं। ऐसे भी होता है कि एक साल फल आते हैं और दूसरे साल फल नहीं आते हैं। उस कंडीशन को अनफ्रूटफुलनेस कंडीशन कह सकते हैं। क्योंकि देखो अगर वो क्लाइमेट अगर सुटेबल नहीं होता तो वो पहले साल फल क्यों देता, अगले साल क्यों नहीं दिए, या अगले साल कम क्यों दिए? बहुत सारे कारण होते हैं स्टूडेंट। इसके 2 कारण हैं, एक तो इंटरनल कारण होता है, एक एक्सटर्नल कारण होता है। इंटरनल कारण का मतलब होता है जब प्लांट के अंदर यदि कोई प्रॉब्लम होता है, जेनेटिकली प्रॉब्लम है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम है, ठीक है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम है, और मान लो वहां पर फर्टिलिटी प्रॉब्लम है, तो अगर प्लांट के अंदर प्रॉब्लम है, इन द प्लांट, यदि अगर प्रॉब्लम इन द प्लांट का मतलब बच्चों प्लांट के अंदर की बात है। अंदर मतलब वहां पर वो फर्टिलिटी, वहां पर हो सकता है, वहां पर फर्टिलिटी प्लांट्स जो मेल और फीमेल है उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, निषेचन नहीं हो रहा है। हो सकता है कि वहां पर जो मेल है, मेल फ्लावर्स हैं, फीमेल फ्लावर्स नहीं है। हो सकता है कि वहां पर फीमेल फ्लावर्स हैं, मेल फ्लावर्स नहीं है। हो सकता है वहां पर हेटेरोस्टाइली प्रॉब्लम है। हेटेरोस्टाइली का मतलब होता है मेल की हाइट और फीमेल की हाइट अगर डिफरेंट अलग अलग है। हो सकता है कि इस वजह से क्या है वहां पर ये सारी कंडीशन, जिस वजह से वहां पर क्या होता है कि अनफ्रूटफुलनेस की कंडीशन आ जाती है। उस पर हम डिस्कस करेंगे, पूरा क्वेश्चन में आएगा जब भी क्वेश्चन तो उस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे। अगर मैं एक बार इसको स्लाइड को आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको 5 नंबर का पूछ लिया जाए, तो मैं आपको डिस्कस करता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। तो देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन है अनफ्रूटफुलनेस की।
अनफ्रूटफुलनेस की डेफिनेशन क्या है? द स्टेट वेयर द प्लांट इज नॉट कैपेबल ऑफ फ्लावरिंग एंड बेयरिंग फ्रूट्स, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहां पर प्लांट्स नॉट कैपेबल होता है किसके लिए? फ्लावर करने के लिए, यानी कि फ्लावर जो फूल होता है वो देने के लिए और फ्रूट देने के लिए वो नॉट कैपेबल है। ये दो कारण से होते हैं स्टूडेंट, एक इंटरनल कोजेज होते हैं, आप देख सकते हैं कि इंटरनल कोजेज होते हैं, एक एक्सटर्नल कोजेज होते हैं। ओके, इंटरनल कोजेज में क्या होता है? इंटरनल कोजेज की अगर बात करें तो स्टेलिटी सबसे मेन प्रॉब्लम होती है। स्टेलिटी का मतलब होता है मेल स्टेलिटी इज अ फेलियर ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस द फंक्शन एंथर पोलन या मेल गैमेट्स, यानी कि मेल स्टेलिटी फेलियर हो जाती है क्या करने के लिए? एंथर की जो फंक्शन है जिस वजह से, और पोलन और गैमेट्स के कारण क्या हो जाती है? वहां पर फेलियर हो जाती है। यहाँ हो सकता है कि मेल की जगह आप फीमेल्स भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मेल में ये स्टेलिटी होती है, फीमेल्स प्लांट्स फ्लावर्स के अंदर भी हो सकती है। ये इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम। उसके बाद आप आगे जाएंगे नंबर 2 पे। ये टाइप ऑफ स्टेलिटी की बात करें तो दो प्रकार की होती है। एक स्टेलिटी फ्रॉम द इंपोर्टेंस, एक इंपोर्टेंस से आती है, जैसे एक बोला जाता है कंप्लीट स्टेलिटी, एक होती है इनकम्प्लीट स्टेलिटी। कंप्लीट स्टेलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर मेल और फीमेल्स दोनों क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं, उसे कंप्लीट स्टेलिटी बोला जाता है। और इनकम्प्लीट स्टेलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर या तो मेल या फीमेल इनमें से एक अगर अब्सेंट होता है तो उसे इनकम्प्लीट स्टेलिटी बोला जाता है। ओके, तो स्टेलिटी फ्रॉम इनकम्पैटिबिलिटी से आती है, स्टेलिटी फ्रॉम एम्ब्रायो अबॉर्शन से भी आ जाती है। एम्ब्रायो अबॉर्शन से कैसे आती है साहब? मान लो ये आपका जो फ्लावर्स है उसके अंदर मेल और फीमेल्स दोनों है, मेल भी है फीमेल्स भी है, और वहां पर क्या होता है? वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है और एम्ब्रायो डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है? एम्ब्रायो डेवलप हो जाता है, भ्रूण का विकास हो जाता है। लेकिन वो भ्रूण किसी कारण क्या हो जाता है? गिर जाता है, झट जाता है हवा के द्वारा, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्टेलिटी फ्रॉम एम्ब्रायो अबॉर्शन, यानी कि वहां पर जो नरबंधता आ गई या बंध्यता जो आ गई वो भ्रूण के कारण आ गई। ठीक है स्टूडेंट, अब आती है स्टेलिटी फ्रॉम, ये इवैल्यूएशन टेंडेंसी है, अनावश्यक परिस्थितियां, कुछ ऐसी परिस्थितियां स्टूडेंट हो जाती है जिसके कारण स्टेलिटी हो जाती है। जैसे अगर हेटेरोस्टाइली हो जाता है, इम्परफेक्ट फ्लावर्स हो जाते हैं। इम्परफेक्ट फ्लावर्स यानी कि जो मेल और फीमेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट फ्लावर्स प्लांट पा जाते हैं, या मेल फीमेल डिफरेंट पा जाती है, या मेल और फीमेल्स जो होते हैं एक ही सेम प्लांट्स पर हो सकता है, बट वहां पर फर्टिलाइजेशन किसी वजह से ना हो। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन टेंडेंसी या अनावश्यक परिस्थितियां। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जिस इम्परफेक्ट मतलब होता है एपून फ्लावर। एपून का मतलब होता है जो कंप्लीट नहीं है, या तो उनके अंदर मेल है या फीमेल्स है, या दोनों है तो वो कहीं अलग अलग फ्लावर्स पे है। ठीक है, उसके बाद आती है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली का मतलब होता है स्टूडेंट्स यानी कि आपका जो मेल है और जो फीमेल्स हैं उनकी डिफरेंट हाइट होती है। अगर मेल और फीमेल की जो डिफरेंट हाइट है उस वजह से भी क्या हो जाता है? स्टेलिटी हो सकती है, वहां पर फर्टिलाइजेशन ना हो। डाइकोगैमी, डाइकोगैमी में दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्रोटोगाइनस, एक होता है प्रोटोगाइनस, प्रोटोगाइनस होता है, एक प्रोटेंडरी होता है। डाइकोगैमी का मतलब क्या होता है? डाइकोगैमी का मतलब होता है कि यदि मेल या फीमेल्स, मेल जो होता है, अगर मैं बात करूं प्रोटोगाइनस की बात करूं, अच्छा मैं डाइकोगैमी की बात कर लेता हूं। डाइकोगैमी का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि जहां पर मेल और फीमेल्स, जो मेल एंड फीमेल्स जो होते हैं वो अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, यानी कि मेल पहले मैच्योर हो गया, फीमेल पहले मैच्योर हो गया, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डाइकोगैमी बोलते हैं। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डाइकोगैमी बोलते हैं, यानी कि इनके मेल एंड फीमेल्स के अलग अलग समय पर परिपक्व होना या मैच्योर होना, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डाइकोगैमी बोलते हैं। सॉरी, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी दो प्रकार की होती है। प्रोटोगाइनस, प्रोटोगाइनस का मतलब होता है कि यदि फीमेल मैच्योर हो जाती है मेल से पहले, फीमेल इज मैच्योर बिफोर द मेल, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटोगाइनस। यानी कि अगर नर जो भाग है, यानी कि नर जो होती है अगर मादा से पहले क्या हो जाती है, सॉरी अगर मादा नर से पहले क्या हो जाती है? परिपक्व हो जाती है, तो उस कंडीशन को प्रोटोगाइनस कहते हैं। एक बार दोबारा बता देता हूं, फीमेल्स जो होती है, फीमेल्स प्लांट, ये फीमेल्स मैच्योर बिफोर द मेल, यानी कि जो फीमेल्स फ्लावर्स होते हैं अगर मेल से पहले मैच्योर हो जाते हैं उस कंडीशन को प्रोटोगाइनस कहते हैं। और प्रोटेंडरी का मतलब होता है यानी कि जो मेल होता है मैच्योर हो जाता है बिफोर द फीमेल, फीमेल से पहले अगर मैच्योर हो गई वो कंडीशन तो उसको हम प्रोटोगाइनस बोलते हैं। एबॉर्शन, पांचवी रूप से एबॉर्शन हो सकता है कि वो क्या है कि उसको चोट लग गई,
एबॉर्शन का मतलब होता है झड़ जाना, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रायो बना, हो सकता है कि वो आंशिक रूप से, यानी कि बना तो भ्रूण तो बना, वो एम्ब्रायो तो बना, बट वो कंप्लीट रूप से पूर्ण नहीं है। ठीक है। इंपोर्टेंस पोलन, इंपोर्टेंस पोलन का मतलब ये होता है कि उसके अंदर न तो मेल एंड फीमेल्स जो होते हैं आपके, या तो मेल हो सकता है यानी कि फीमेल्स होते हैं, उनके अंदर पोलन की डेफिशिएंसी होती है, यानी कि उनके अंदर फर्टिलाइजेशन करने की क्षमता नहीं होती है, उसे बोलते हैं इंपोर्टेंस पोलन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है ड्यू टू द जेनेटिक इफेक्ट, हेरिडिटी के कारण हो जाता है, अनुवांशिक कारण वजह से हो जाता है, इनकम्पैटिबिलिटी के कारण हो सकता है। ठीक है। फिजिकल इन्फ्लुएंस या फिजिकल कॉजेज भी हैं, स्लो ग्रोथ, पोलन ट्यूब, प्रीमेच्योर डिलीट पोलिनेशन, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट के कारण भी ये कंडीशन अनफ्रूटफुलनेस की कंडीशन आ सकती है। बहुत सारी हैं स्टूडेंट्स, ये एक्सटर्नल कोजेज है, आपको ये लिखना था उसमें जो आपसे पूछा गया था, एक्सटर्नल कोजेज और इंटरनल कोजेज दो प्रकार की होती है, उसमें ये आप लिख सकते थे। डिफेक्टिव न्यूट्रिएंट सप्लाई, आप न्यूट्रिएंट सप्लाई डिफेक्टिव है, मतलब आप ज्यादा मात्रा में दे देते हो, प्रूनिंग और ग्राफ्टिंग ज्यादा कर देते हो, इन्वायरमेंट के कारण वजह से भी हो सकता है, सीजन की वजह से भी हो सकता है, मान लो वो सीजन उसके लिए सुटेबल नहीं है लेकिन आपने फिर भी उसको ग्रो कर दिया, लाइट के कारण हो सकता है, एज के कारण हो सकता है, टेम्परेचर के कारण हो सकता है, ज्यादा बारिश हो गई तो फूल झड़ सकते हैं, हवा चल गई तो फ्लोरिंग झड़ सकती है, फ्लोरिंग डाउन हो सकते हैं, डिजीज इंसेक्ट के कारण हो सकते हैं, ये सारे कारण स्टूडेंट्स एक्सटर्नल कारण है। इसमें किसी भी तरह का कोई प्लांट्स के अंदर की बात नहीं है, लेकिन अगर बात करें यहां पर, मैं यहां पर बात करता हूं कंट्रोल कैसे करेंगे। कंट्रोल हम क्या करेंगे, रूट प्रूनिंग करेंगे, रिंगिंग करेंगे, नोचिंग करेंगे, प्लांटिंग या पोलिनाइजर करेंगे, पोलन ऐसे प्लांट्स लगाएंगे जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पोलन को पहुंचा सकते हैं, यानी कि पोलिनाइजर का मतलब होता है कि एक प्लांट दूसरे प्लांट को तक पोलन को पहुंचाने वाला पोलिनाइजर कहलाता है। वहां पर पोलन कैरियर्स का काम करेंगे, टाइमली एग्रीकल्चर ऑपरेशन करेंगे, कंट्रोल डिजीज करेंगे, प्लांटिंग एंड विंड ब्रेक का प्रयोग करेंगे, हवा न चले तो वहां पर विंड ब्रेक का प्रयोग करेंगे, ओवरकमिंग क्राउडिंग को ओवरकमिंग करेंगे, वहां पर ज्यादा शोर वो ना हो। ठीक है। क्राउडिंग 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 का मतलब क्या होता है भाई, थोड़ा सा ये देख लेना भाई। जो हार्मोन्स या केमिकल सब्सटेंस का प्रयोग हम करेंगे, आशा करता हूँ वो आपको पीपीटी समझ में आ गई होगी। वो पीपीटी में सेंड कर दूंगा अपने ग्रुप में, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और या व्यूअर मेरे को देख रहे हैं कहीं से, मैं उसको लिंक में लगा दूंगा आज, और सभी को मैं एग्रोनॉमी की भी और हॉर्टिकल्चर की आज मैं लिंक बना दूंगा, और दोनों वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। ए लेयरिंग मैंने आपको बताया था। ए लेयरिंग क्या होता है, ए लेयरिंग का मतलब होता है कि जब हम किसी प्लांट्स को एयर में ग्रो करते हैं, जैसे अपना लीची है, ये प्लांट प्रोपेगेशन का हिस्सा है। किसका है, प्लांट प्रोपेगेशन का एक ये हिस्सा है। मैं आपको बता देता हूं कैसे ये दिखता है। ऐसे देखो स्टूडेंट, इसको ऐसे, ये आपको ऐसे दिखाई देगा, ये एयर लेयरिंग का पार्ट है। ये जो प्लांट है ये मदर प्लांट होता है। ये क्या है, एक मदर प्लांट होता है। ठीक है, ये मदर प्लांट होता है, और इसी में एक कोकोपीट वगैरह जो होता है, कोकोपीट वगैरह, कोकोपीट मतलब क्या होता है, नारियल का भूसा। जो कोकोपीट वगैरह नारियल का भूसा, उसको डिकम्पोज किया जाता है, सलाया गलाया जाता है, डिकम्पोज होने के बाद वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद उसको क्या कहते हैं, पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन में इस तरह से उसको ऐसे बांध देते हैं। कुछ समय के बाद यहाँ से रूट्स निकलने लगती हैं, और इस पोर्शन को क्या कर सकते हैं, नीचे के पोर्शन को कट कर दीजिए, उसको लगा दीजिएगा आप। ये एयर लेयरिंग का पोर्शन होता है, इसे एयर लेयरिंग कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये एयर लेयरिंग का पार्ट था। उसके बाद प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, पीजीआर क्या होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआरएस बोलते हैं इसको, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, आपको डिस्कस करके दिखाता हूं अभी। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सब्सटेंस क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं ये जो किसी प्लांट्स के या फ्रूट्स के साइज को इंक्रीज करने का काम करते हैं, डिक्रीज करने का काम करते हैं, किसी प्लांट्स के ग्रोथ को रोकने का काम भी ये करते हैं। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हार्मोन होते हैं। प्लांट ग्रोथ का मतलब होता है, ग्रोथ का मतलब होता है वो वृद्धि करना, और रेगुलेटर का मतलब होता है नियंत्रण करना। यानी कि ऐसे सब्सटेंस केमिकल्स, ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस केमिकल्स होते हैं जो किसी प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे कहा जाता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। सबसे पहले बात करें तो हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स में जो फंक्शन है, फंक्शन की बात करें ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन किसने दिया था, एफडब्ल्यू बैंड ने दिया था। इसका काम क्या है, इसका काम है इनहिबिट करना, रोकना, किसको, रूट को। रूट आपने देखा होगा कभी कभी जो रूट्स होती हैं ऐसे फैल जाती है। आप जो चाहते हैं कि इसमें फैले ना, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, ऑक्सीजन का प्रयोग करेंगे। उसे इनहिबिट करने का काम करते हैं, रूट इलैगुएशन को रोकने का काम करने का कौन करती है, ऑक्सीजन करती है। ध्यान से देख लेना। IBA इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है, इंडोल एसिटिक एसिड।
इनका पूरा नाम देख लेना, स्टूडेंट पूछा जाता है 2 नंबर में। इंडोल एसिटिक एसिड ये क्या करता है, प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप, पकने से पहले अगर आपके फ्रूट्स गिरने लगते हैं तो उसको रोकने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, इंडोल एसिटिक एसिड का प्रयोग करेंगे, IAA का प्रयोग करेंगे। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, ताकि आपका जो फ्रूट्स है, प्रीमेच्योर फ्रूट्स का मतलब होता है अपरिपक्व फल। अपरिपक्व फल जब आपको गिरने से मतलब पकने से पहले गिरने लगता है, उस कंडीशन को हम प्रीमेच्योर फ्रूट ड्रॉप के नाम से जानते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, इंडोल एसिटिक एसिड का। IBA इंडोल ब्यूटिक एसिड, इंडोल ब्यूटिक एसिड ये रूट फॉर्मेशन का काम करते हैं। रूट फॉर्मेशन किसी प्लांट में अगर रूट्स को डेवलप करना है ज्यादा, तो आप इंडोल ब्यूटिक एसिड का प्रयोग करेंगे। निफेथिलीन एसिटिक एसिड, NaA निफेथिलीन एसिटिक एसिड, इसका प्रयोग फ्रूट थिनर के रूप में किया जाता है। ठीक है, फ्रूट प्रिवेंट द फ्रूट ड्रॉप के, फ्रूट थिनर का मतलब होता है अगर आप चाहते हो कि किसी फ्रूट्स का साइज इंक्रीज ना हो, अगर डिक्रीज इंक्रीज ना हो, तो उसके लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 2,4-D का प्रयोग 2 प्रकार से होता है, एक वीडीसाइड के रूप में भी होता है। वीडीसाइड का मतलब समझते हो आप, चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उनको रोकने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट, 2,4-D का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मात्रा का ध्यान रखिए बस। फ्रूट सेटिंग के लिए आप 20 ppm का प्रयोग करेंगे, अगर हर्बिसाइड का यूज करना चाहते हो तो 20 ppm से ज्यादा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बट ये हर्बिसाइड में यूज नहीं, ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर मिस्टेक है, क्योंकि हर्बिसाइड नहीं है, ये वीडीसाइड है। ये क्या है, वीडीसाइड है ये। ठीक है, उसके बाद आपको आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का प्रयोग हम डोरमेंसी ब्रेकर के लिए करते हैं, स्टिमुलेट सेल डिवीजन के लिए। स्टिमुलेट सेल डिवीजन का मतलब होता है कि देखो सेल डोरमेंसी ब्रेकर समझे। सबसे पहले डोरमेंसी ब्रेकर का मतलब होता है कि अगर किसी सीड के अंदर डोरमेंसी प्रॉब्लम है, यानी कि उसके अंदर जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा है, हो सकता है कि वो कुछ समय के लिए एक स्टेट का स्थिर कंडीशन में बैठा हुआ पड़ा हुआ आराम से, और वो जर्मिनेट ना हो, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डोरमेंसी कंडीशन। ऐसी कंडीशन जब किसी कोई सीड निंद्रावस्था में बैठा हो, निंद्रा मतलब वो नींद में है, जब भी मान लो आपने बो तो दिया, वो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी भी है, जर्मिनेशन कैपेसिटी भी है, वो उसके अंदर सब कुछ है, वो सही सीड है, बट किसी वजह से कोई क्लाइमेट सुटेबल उसके लिए नहीं है, अभी वो पड़ा है आराम से, वहां पर जर्मिनेट नहीं हो, सीड को ब्रेक नहीं हो रहे, उसके बीज पत्र क्रैक नहीं हो रहे, तो आराम से पड़ा है। लेकिन जैसे उसे उसके लिए सुटेबल कंडीशन मिलेगी, जैसे ही उसे सुटेबल कंडीशन मिलेगी 2-4 दिन के अंदर, वो हमने देखा होगा कभी कभी कुछ सीड्स एकदम से जर्मिनेट हो जाते हैं, कुछ सीड्स 2-4 दिन के बाद जर्मिनेट होता है। कंडीशन वही है कि वो सीड डोरमेंसी कंडीशन में था, वो एक निंद्रावस्था में था, जैसे उसकी नींद खुली वो दोबारा से जर्मिनेट हो गया, वो उसके लिए सुटेबल क्लाइमेट उसको मिल गई। उस कंडीशन को अगर ब्रेक करना है तो आप बहुत तरीके होते हैं स्टूडेंट्स, लेक्चर काफी लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसलिए फास्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर धीरे से एक्सप्लेनेशन करूंगा तो ये पेपर 2-3 घंटे में सोल्व होगा, लेकिन मैं इसे 1 घंटे के अंदर ही सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। तो इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। डोरमेंसी ब्रेकर का मतलब होता है कि सीड को क्रैक करना, कि वो सुटेबल अवस्था में आ जाए। उसके लिए आप मैकेनिकल मेथड्स का प्रयोग कर सकते हैं। मान लो सीड लिया, सीड में बोरी से घिसते हैं, आपने देखा होगा लूज किया जाता है सीड कोट, जब सीड कोट लूज करेंगे तो उस वजह से भी हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कैल्सिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, कुछ लोग टेम्परेचर के द्वारा भी सीड डोरमेंसी ब्रेक कर देते हैं, कुछ वाटर के द्वारा भी होती है। अगर वाटर के द्वारा होता है तो वो आपका क्या होता है, वो आपका कैल्सिफिकेशन होता है, और स्ट्रेटिफिकेशन जो होता है वो टेम्परेचर के द्वारा होता है। ये कंडीशन दोनों है, पूछी जा सकती है। साइटोकाइनिन्स की बात करें तो ये हो गया। स्टिमुलेट सेल डिवीजन का मतलब ये होता है कि ये सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करे, उत्तेजित करे, कि मान लो ये क्या करेगा कि ये एक से ज्यादा 2 बनने की कोशिश करेगा, यानी कि वो कोशिका को, जब एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी तो वो क्या होगा, उसकी बॉडी ग्रोथ होगी, उसकी बॉडी ग्रोथ। देखा होगा आपने, जब लोग प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन क्या काम करते हैं, बॉडी के अंदर सेल डिवीजन का प्रयोग करके, जब सेल डिवीजन होगी तो 1 से 2 से 4 5 6 बॉडी बढ़ेगी, तो मसल्स डेवलप होंगी आपकी। ठीक है, ऐसे ये हमारे इस प्लांट्स के अंदर ये करता है। जिब्रेलिन्स का ये भी वही है, इंक्रीज द फ्रूट साइज। किसी फ्रूट साइज को इंक्रीज करना है तो आप जिब्रेलिन्स का प्रयोग करेंगे। एब्सिसिक एसिड का प्रयोग करना है तो आपको एंटी जिब्रेलिन्स, ये सब देख लेना। इथिलीन का प्रयोग फ्रूट पकाने के लिए करते हैं। आप अगर चाहते हो कि हमारा फ्रूट्स पक जाए, उसके लिए आप इथिलीन गैस का प्रयोग करेंगे, इथिलीन गैस का प्रयोग। साइकोक्सिल क्या होता है, साइकोक्सिल का प्रयोग होता है लॉगिंग प्रिवेंटर, आल्सो नोन एज साइकोक्सिल। ये किसी प्लांट को गिरे ना, लॉगिंग प्रिवेंटर का मतलब होता है कि मान लो कुछ लोग इसे ऐसे कहते हैं कि गिरे ना, बट लॉगिंग का मतलब तो यही होता है। ठीक है, झुकाव होता है वैसे। ठीक है, झुकाव को कम करता है। मैलिक हाइड्रोजाइड इथोफोन, इसका प्रयोग मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है। एमएच के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। मैलिक हाइड्रोजाइड
इथोफोन, ये जो चीजें होती हैं मैलिक हाइड्रोजाइड का होता है। आपने देखा होगा जो ऑनियन है, प्याज है, प्याज आपको घर वालों ने कहा कि 2 किलो प्याज लाना, आप ले आए 3 किलो, तो जो 1 किलो प्याज है एक्स्ट्रा आपके घर में प्याज हो गया, कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि उसमें से जर्मिनेशन हो रहा है, उस प्याज में से क्या हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा। अगर आप चाहते हो कि जर्मिनेशन ना हो, उसको कंट्रोल करा जाए, तो आप एमएच का प्रयोग कर सकते हैं, मैलिक हाइड्रोजाइड का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग स्टोरेज में किया जाता है स्टूडेंट, जो स्टोरेज होते हैं, ताकि वहां पर क्या हो सके, वो वेजिटेबल्स को काफी दिनों से हम लंबे समय तक उसको रख सकते हैं। ठीक है, अगर केले को पकाने के लिए, बनाने को, फ्रूट पकाने के लिए आप इथोफॉन का प्रयोग कर सकते हैं, इथोफॉन। ठीक है, तो ये था आपका सैलरी, इसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या ग्रोथ रेगुलेटर्स के फंक्शन क्या है, कौन कौन से, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इनकी फुल फॉर्म आ सकती है, इनके काम पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से रखना, यहाँ से संभावना है क्वेश्चन आने की। ठीक, तो अब आते हैं क्वेश्चन हम नेक्स्ट में, सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपको एक क्वेश्चन करना है 10 नंबर का, जिसमें दिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा है कि आपका जो प्लांट प्रोपगेशन का स्ट्रक्चर बताना है। प्लांट प्रोपगेशन का स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया था आप लोगों को क्लास में भी, और मैं बताता रहता हूँ। प्लांट प्रोपगेशन का मतलब होता है कि जब एक प्लांट से आप मल्टीपल प्लांट को प्रोड्यूस करते हो। प्लांट प्रोपगेशन स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहते हो तो अगर आप गूगल पर डालेंगे तो सारी चीज आ जाएंगी। जैसे आपका प्लांट प्रोपगेशन 2 प्रकार के होता है, सेक्सुअल प्रोपगेशन, सेक्सुअल प्रोपगेशन। सेक्सुअल प्रोपगेशन में भी ये आपको सीड के द्वारा आपको दिखाएंगे कि इतने सारे होते हैं। ये सेक्सुअल प्रोपगेशन के द्वारा भी दिखाएंगे कि स्टम के द्वारा होता है, रूट्स के द्वारा होता है, लीफ के द्वारा होता है, कटिंग के द्वारा होता है, बहुत सारे हैं, ये आप लोग पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये 10 नंबर का है। उसके बाद आपसे पूछा है मदर प्लांट्स क्या होते हैं, उसको उसकी क्वालिटी बताइए। मैंने अभी बताया कि जो ये लेयरिंग जो किया है आपने, जिस प्लांट्स पे आप लगाते हो किसी बर्ड्स को, स्टम्स को, उसे मदर प्लांट्स कहते हैं, जिस पे लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी माता हुई ना भाई, जब लगा रहे हो बच्चे को तो माता हुई ना उसकी, तो मदर प्लांट्स कहलाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स की बात करें तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, जीवन चक्र के आधार पर आप बात कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट के बारे में आप बात सकते हैं, जलवायु के आधार पर, क्लाइमेटिक एंड नॉन क्लाइमेटिक। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर के आधार पर आप बता सकते हैं, तापक्रम के आधार पर, जैसे आपका ट्रॉपिकल टेम्परेचर, सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर, टेम्परेट होता है, ये सारी कंडीशन आप बता सकते हैं। उसके बाद आप इसमें हो ज्यादा लिखना चाहते तो लिख सकता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ एडिबल पार्ट, on the basis of photoperiodism, C3 plants, C4 plants, ठीक है, short day plant, long day plants। ये क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएगा गूगल पर, आप इसको देख लेना। समय कम मेरे पास है इसको एक्सप्लेनेशन करने का, अगर मैं इसको एक्सप्लेनेशन करूंगा तो काफी समय लग जाएगा। एक बार मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए, कैसे आपको ये हैंडल करना है क्वेश्चन। ये सामने आपका क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। ये बोटनी, अगर किसी के पास नहीं है, डाइकोट ऑन द बेसिस ऑफ बोटेनिकल मोनोकोट, इसकी अगर आपको चाहिए तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ठीक है, ये रहा बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑन बोटेनिकल एंजियोस्पर्म के बारे में वो होता है, सब क्लास के बारे में, इनमें से आप ये लिख सकते हो। उसके बाद बोटेनिकल क्लासिफिकेशन के में अपने जिम्नोस्पर्म के बारे में बात कर सकते हो। वो ये सब बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है, सारा का सारा बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ऑर्नामेंट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, लैंडस्केपिंग प्लांट कौन कौन से होते हैं, ये सब इसमें लिखा है। ये बट मैंने करा रखा है, ये सब सोलिनेस कौन से होते हैं, फ्लोवस क्रोम कौन से होते हैं, फ्लोवस क्रॉप कौन से होते हैं, सीड कौन से होते हैं, ये सब रूट्स क्रॉप क्लासिफिकेशन। अगर आप बोटेनिकल क्लासिफिकेशन हॉर्टिकल्चर डालते हो तो गूगल पर आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, बट ये अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप इसका लेके रख सकते हो। ये सब है, बेरीज फ्रूट, सॉफ्ट फ्रूट, नट फ्रूट्स, फैंसी फ्रूट्स, ये सब इसके अंदर है, ये सब इसमें है। इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा। ठीक है, ये सब है, आप इसमें कल अच्छे से पढ़ लेना। बाकी के 2 क्वेश्चन है। सीड डोरमेंसी मैंने अभी बताया, सीड डोरमेंसी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एक आप सीड के एक आप मैकेनिकल के द्वारा आप कर सकते हो। मैकेनिकल का मतलब होता है हाथ से सीड लिया, हाथ से सीड लिया और बोरी में रखा। बोरी समझते हो, जो बोरी होती है उसको उससे रगड़ा तो उससे क्या होता है कि सीड लूज हो जाते हैं। सीड जब सीड लूज हो जाएंगे तो उनके ऊपर का कवर ढीला हो जाएगा, तो आप जैसे स्विमिंग करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। इसे मैं आपको बताना था। हेडिंग बैक मैंने आपको बता दिया है, थिनिंग आउट दोनों में अंतर मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स। हेडिंग बैक, थिनिंग आउट, पूरा वीडियो देखिएगा मेरा। रूटिंग मीडिया, रूटिंग मीडिया मतलब जिसका प्रयोग हम किसी रूट्स को डेवलप करने के लिए ऐसे मीडिया बनाए जाते हैं। ये मान लो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, मैंने अभी बताया था कि रूट्स को ग्रोथ करने के लिए या रूट प्रिवेंट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, अगर हम उसको इसका एक मीडिया, एक माध्यम बनाया जाता है ताकि उसका प्रयोग उसमें कर सके और जिससे क्या हो सके, जड़ विकसित हो सके। सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स कौन से होते हैं स्टूडेंट? देखो देखो, तब एक होता है टेम्परेट,
एक होती है ट्रॉपिकल, एक होता है सब ट्रॉपिकल, जहाँ पर ना तो ज्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, ना ही कम, ना तो ज्यादा, ऐसा एरिया जहाँ पर ना तो ज्यादा टेम्परेचर होता है और ना ही कम टेम्परेचर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स बोलते हैं। जैसे कि मैंगो है, बनाना है, जो आप जैसे उत्तर प्रदेश की जगह आप यूपी में है, तो यूपी सब ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पर ना तो ज्यादा टेम्परेचर होता है, ना ही ज्यादा कम होता है। और ट्रॉपिकल ऐसा एरिया होता है जहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है स्टूडेंट्स, ज्यादा होता है। और टेम्परेट रीजन उसे बोलते हैं जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, जैसे कि मान लो जम्मू कश्मीर है, वो सारे टेम्परेट फ्रूट्स हैं, एप्पल है, पियर है, सेब है। उसके बाद आता है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है, फर्टिगेशन का मतलब होता है जब फर्टिलाइजर्स में आप फर्टिलाइजर्स के साथ आप किसको, वाटर को मिक्स कर दोगे, यानी कि वाटर को मिला दोगे और इस तब आप इरिगेशन करोगे, तो उसे फर्टिगेशन कहा जाता है। फर्टिगेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी विधि होती है जिसमें किसी फर्टिलाइजर्स को पानी के साथ मिक्स करके, यानी कि पानी के साथ मिला के सोल्यूशन बना के, और उसके बाद में उसका स्प्रे किया जाता है किसी प्लांट पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिगेशन बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपके आज तक का क्वेश्चन था। यदि किसी को कोई भी डाउट हो स्टूडेंट, ठीक है, तो किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो वो मुझे क्या कर सकता है, यदि किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट्स है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं साहब। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो स्टूडेंट तो वो मेरे से पर्सनली आकर मिल सकते हैं, अगर मेरा स्टूडेंट है यहाँ पर है तो वो, नहीं तो हाँ वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर है, व्यू मतलब मुझको देख रहा है, मेरे वीडियो को अगर वो देख रहा है, अगर उसका कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। बैनर पर जाइएगा, एग्री विद कीवर्ड्स लिखिएगा, ऊपर लिखिएगा व्यू चैनल पर ऊपर मेरा नंबर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई कमेंट करना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट है, आप कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर मैं वहां पर ही देने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। एक बात और है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है, हमारी बातें अगर आपको समझ में आ रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और इसको क्या करें, शेयर करना ना भूले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।